जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हो। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें दो धार्मिक ग्रंथ बौद्ध और जैन, इसके अलावा दो पुस्तकें जो अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा लिखी गई और मेगास्थनीज की इंडिका, और अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य ने जब पहली बार भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की तो उसके बाद भारत में गणराज्य का अंत हो गया और राजशाही की स्थापना हो गई, यानी कि जो शक्ति थी अब वो केंद्रीकृत हो गई, राजा के पास चली गई है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि कौटिल्य की सहायता से राजा बना था और कौटिल्य उसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने ही शासनिक व्यवस्था जो थी उसको स्थापित किया था और उसके कई प्रकार के आगे अंग बनाए थे, जो हम आगे देखेंगे। चाणक्य राजनीति का एक महान विद्वान था। उसने अपने राज्य की स्थापना के लिए और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कई प्रकार की नौकरशाही की व्यवस्था की थी, यानी कि कई प्रकार के नौकर आगे रखे हुए थे जो केंद्र, गांव और प्रांतों में हर तरफ बटे हुए थे। उसने साम्राज्य को अनेक अंगों में विभाजित किया हुआ था, जैसे कि सबसे पहले तो एक राष्ट्र ही था, महाजनपद जो था उसका, उसको आगे प्रांतों में बांटा हुआ था, प्रांतों को आगे जिलों में बांटा हुआ था, जिलों को आगे तहसीलों में बांटा हुआ था, फिर गांव में बांटा हुआ था, और इनमें भी आगे कई प्रकार के विभाजन किए हुए थे ताकि शासन व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से चलाई जा सके। तो अब सबसे पहले हम मौर्यों के शासन व्यवस्था में देख लेते हैं केंद्र शासन कैसा था उनका। तो केंद्र शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मंत्री। तो सबसे पहले हम राजा की बात कर लेते हैं। तो मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था। इसमें सम्राट जो है उसके द्वारा कही गई जो बात है वो अंतिम मानी जाती थी। शासन का प्रबंध जो है वो राजा के द्वारा किया जाता था। फिर चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, तो इन सब से संबंधित कुछ भी अगर राजा ने जो कह दिया ना वही उसका अंतिम निर्णय माना जाता था। राजा सैनिक, न्याय, वैधानिक और कार्यकारी मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेना का भी सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो यही होता था, यानी कि सेनापति। एक तरह से सेनापति जो है वो यही होता था। सेनापति का अलग से भी एक प्रावधान दिया गया था कि अगर राजा नहीं है तो राजा की जगह कौन सेनापति बनेगा, लेकिन अगर राजा उपस्थित है उस युद्ध में तो राजा ही सेनापति होता था, प्रधान सेनापति होता था ये। इसके अलावा प्रधान न्यायाधीश भी यही होता था, कानून का निर्माता भी यही होता था और धर्म प्रवक्ता जो है वो भी यही होता था। साम्राज्य के सभी अधिकारियों को नियुक्त करने का और निष्कासित करने का अधिकार भी राजा के पास ही था। विदेशी मामलों को भी सबसे ज़्यादा राजा ही देखता था। फिर युद्ध हो या फिर संधि ही हो तो इसके बारे में भी जो निर्णय है वो राजा ही लेता था। आय व्यय हो गया, राज्य का आय व्यय, तो इसके बारे में जो ब्यौरा है वो भी राजा ही अपने पास रखता था। गुप्तचरों से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो भी राजा तक पहुंचाई जाती थी और उसके अलावा कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अच्छा, इतने सारे अधिकार होने के बावजूद भी शासक जो है वो निरंकुश नहीं बन पाया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि श्याम शास्त्री जी इस बारे में कहते हैं कि इतने न्यायिक अधिकार जो हैं वो सारे के सारे राजा के पास थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास थे। स्वेच्छाचारी शासक बनना चाहे तो बन सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, प्रजा के लिए सदैव अपना समर्पण रखा उसने। मेगास्थनीज भी अपनी बुक इंडिका में लिखता है कि राजा जो है वो दिन में सोता नहीं था। राजा कौन उसके समय का? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य दिन में सोता नहीं था, सारा दिन राजकीय कार्य करता था, यहाँ तक कि शारीरिक मसाज भी करवाता था ना वो। तो उस समय भी कोई भी व्यक्ति उसके पास आके अपनी बात कह सकता था, यानी कि वो उस समय भी प्रजा के बारे में ही सोचता था ज़्यादातर। इसी विषय में वो कहता है कि राजा भले ही मालिश करवा रहा हो, चाहे कंघी करवा रहा हो या फिर स्नान ही क्यों ना कर रहा हो, तो वो जनता की बातों को सुनने के लिए सदैव तैयार रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट राजत्व का सिद्धांत अगर कोई विषय बनता है ना तो वो बनता है अशोक के टाइम का। अशोक के तो विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इस विषय में। अशोक ने अपने धौली अभिलेख में ये लिखवाया है कि प्रजा ही मेरी संतान है और इनका सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। तो इस प्रकार से हमें यह भी पता चलता है कि शासक उस समय भी निरंकुश ही था, लेकिन फिर भी निरंकुश होते हुए भी वो सदैव प्रजा हितैषी कार्य करता था। अच्छा, अगर आप पूछो कि मैं आपको कौन सी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केसी श्रीवास्तव की बुक से, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। आपकी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं उनमें भी सेम यहीं से एग्जैक्ट यही लाइन्स उठा उठा के उसमें डाली हुई, क्योंकि जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ रहा था और उसके अलावा मैंने केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ी है वाली, तो सब में एग्जैक्ट मुझे लग रहा था कि मैं एक ही बुक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो मेन बुक जो है वो केसी श्रीवास्तव की ही है, उसी में से सारा मटेरियल जो है वो उठाया हुआ है सभी राइटर्स ने। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये था हमारा राजा। अब इसके बाद मंत्री परिषद और मंत्रीगण के बारे में जान लेते हैं। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रखी जाती थी। अर्थशास्त्र में जैसे बताया गया है कि एक पहिया पूरी गाड़ी को नहीं चला सकता है, उसी प्रकार से एक राजा जो है पूरे साम्राज्य को नहीं चला सकता, उसको दूसरा पहिए की ज़रूरत होती है। कौन सा? तो मंत्री परिषद है वो। मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनी थी उस समय की, लेकिन कौटिल्य जो है वो कहता है कि जितनी बड़ी मंत्री परिषद होती थी ना उस समय उतने ही ज़्यादा राजा का फायदा होता था। डॉक्टर विमल चंद्र का मानना है कि उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री परिषद जो है ना ये
परमानेंट नहीं थी कि मतलब हर वक्त बुलाई जाती थी, नहीं, ये किसी ज़रूरी जब आवश्यकता होती थी ना, जब उसी समय ये बुलाई जाती थी। और अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि परिषद की जो बातचीत है ना, उसे गोपनीय रखा जाता था। जितने भी सदस्य होते थे ना इनके, इन सभी के अधीन 1 या 2 विभाग तो होते ही थे। और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना किसी भी एक मंत्री से, तो उस एक पर उसका एक का उत्तरदायित्व नहीं होता था। तो ये जो उत्तरदायित्व था, कोई गलती हो गई है तो सभी मंत्रिपरिषद को उसका जो है वो जवाब देना पड़ता था। तो इसलिए सभी को गुनहगार माना जाता था। तो मतलब एक चीज़ ये पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं कर सकता, अन्यथा दूसरे व्यक्ति को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बाकी इनकी वेतन की बात कर ली जाए तो परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलती थी। तो ये थी मंत्री परिषद जो कभी कभी बुलाई जाती थी। लेकिन अगर रोज़ रोज़ के कार्य हैं, रोज़ रोज़ का ब्यौरा राजा को चाहिए कि आज साम्राज्य में क्या हुआ, किस प्रकार से कौन सा विभाग चला, तो उसके लिए उसने मंत्रियों की नियुक्ति की हुई थी अलग से। तो वो क्या होता है, दैनिक कार्यों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। इन्हें मंत्रिण कहा जाता था। इसमें केवल योग्य, विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों को ही रखा जाता था। इनकी संख्या कम होती थी, ज़्यादा प्रभावशाली होते थे। और इसमें कौन कौन से आते, युवराज हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सेनापति हो गया, तो ये सब इसमें आते थे। और इनको वार्षिक वेतन कितनी मिलती थी, 48,000 पण। इनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में भी हमें पता चलता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, जो कि 18 मंत्री थे। तो 18 मंत्रियों में सबसे पहले हमारे पास होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या करता था, जितने भी मामले हैं ना, उन सभी से रिलेटेड जो परामर्श है वो राजा को ये देता था। और जितने भी प्रशासनिक कार्य है ना, आगे के विभाग, उन सभी पर यही नियंत्रण रखता था। इसके अलावा सेकंड है पुरोहित। तो पुरोहित क्या करता है, ये धार्मिक मामलों से संबंधित राजा को सलाह देता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ना, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर पुरोहित हो, इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति आसीन था, वो था चाणक्य। फिर आते थे सेनापति। युद्ध हो गई या फिर संधियां हो गई तो इसके बारे में जानकारी हो गई या फिर सलाह हो गई, वो राजा को सेनापति देता था। इसके बाद होते थे समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता है, राज्य के अलग अलग जगह पर जाता है और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद है सन्निधाता। धाता होता है, तो सन्निधाता क्या करते थे, ये जो टैक्स आया है ना, पैसा आया, इस धन की सुरक्षा करनी है, तो ये कार्य इसका होता था, इसका दायित्व होता था। इसके बाद है युवराज। तो युवराज आपको पता है, ये राजा का जो उत्तराधिकारी होता था वो युवराज होता था। और ये क्या करता था, अपने पिता के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता था और मतलब मदद करता था उनकी, और खुद सीखता था, प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी लेता था। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रशास्ता। ये राज्य के रिकॉर्ड विभाग का मुखिया होता था। इसके बाद है द्वारिका। तो द्वारिका होता था, ये राजमहल के कार्यों का मंत्री होता था। आपने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, आप इंग्लिश में पढ़ना है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अंतपाल। तो अंतपाल क्या करता है, जो बॉर्डर एरिया है ना, सीमांत प्रांत, वहाँ के जो दुर्ग हैं उनकी रक्षा करना अंतपाल का काम होता है। इसके बाद दुर्गपाल आ गया। तो दुर्गपाल करता है राज्य के अंदर के दुर्ग जो हैं उनकी रक्षा। इसके बाद आते हैं कर्मांतिक। कर्मांतिक करता है जैसे कि खाने हो गई, लोहे की, सोने की खाने होती थी। और इसके अलावा ये सब इसमें से खुदाई करते थे, लोहे की खुदाई की, तो ये कहाँ जाता है, कारखानों में जाता है। तो खानों की और कारखानों की देखभाल कर्मांतिक करता था। नेक्स्ट है दंडपाल। तो दंडपाल क्या करता था, ये ना पुलिस विभाग का मुखिया होता था। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना और अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड देना, इसी का प्रमुख कार्य होता था। नेक्स्ट है प्रादेष्टा। प्रादेष्टा कौन होता था, फौज से संबंधित जितने भी न्यायालय वाले काम है ना, वो सारे प्रादेष्टा के होते थे। इसके अलावा कुछ और भी अन्य विभाग होते थे, मतलब अन्य अधिकारी हैं हमारे पास, जैसे नागरिक हो गए, प्रधान अंगरक्षक, आंटविक, नायक, और लास्ट में व्यवहारिक, मतलब दीवानी मामले संभालने वाला। तो ये थे हमारे 18 और ज़्यादा मंत्री, जो इसके बारे में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। केंद्रीय प्रशासन में नेक्स्ट पॉइंट है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ये पीछे हमने जितने भी मंत्री पढ़े ना, अधिकारी पढ़े, इनके अलावा अर्थशास्त्र में हमें और भी ज़्यादा अधिकारियों का बारे में पता चलता है, जिन्हें नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता था। इन्हें अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी संख्या कितनी थी, 26 प्रकार के होते थे ये। यूनानी इतिहासकार इन्हें मैजिस्ट्रेट कहते थे। ये कौन होते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी पीछे पढ़े कि जैसे कि दुर्गपाल है, तो दुर्गपाल एक मुख्य अधिकारी है ना, जो उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन वो भी तो आगे किसी ना किसी को ऑर्डर लेगा, किसी से जानकारी देगा। तो इसी प्रकार से उन सभी के लीडर्स, अध्यक्ष जो है ना, वो ये होते थे। इन्हें अमात्य के नाम से भी जाना जाता है, महामात्र भी कह सकते हो आप इन्हें। तो जैसे पैसों का लेखा जोखा कौन कर रहा है, तो पैसे का लेखा जोखा सबसे ऊपर टॉप पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, वो है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के नीचे कौन कौन थे, दो हमने बताए थे। एक तो है जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, समाहर्ता, और उसी पैसे की रक्षा कौन कर रहा है, सन्निधाता। तो ये दोनों किसके अधीन आते हैं, ये दोनों आते हैं कोषाध्यक्ष के अधीन। इसी प्रकार से बहुत सारे अध्यक्ष थे यहाँ पे, 26 प्रकार के अध्यक्षों के बारे में हमें अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है। इसके बाद बाकी के अंग कौन कौन से होते थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति। तो इनके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं, आपको पता चल ही रहा है मंत्री का क्या काम है, पुरोहित का क्या काम है, सेनापति का क्या काम है। तो इनका जो वार्षिक वेतन है वो होता था 48,000 पण 1 साल का। इसके अलावा सन्निधाता, समाहर्ता की तनख्वाह होती थी 1 साल की 24,000 पण। इसके अलावा मंत्री परिषद हो गए तो इनकी 12,000 पण। लेखपाल और जो
लिपिक होते थे इनकी होती थी 400 पर्ण 1 साल की, और अध्यक्ष जो होते थे इनकी 1000 पर्ण होती थी। तो ये सारा था केंद्रीय प्रशासन। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन, स्टेट्स को किस प्रकार से मैनेज करते थे ये लोग। तो स्टेट्स के बारे में देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कितने स्टेट्स थे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अशोक के टाइम में 5 हो गए थे। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि बिंदुसार ने कोई जोड़ा नहीं, ना ही कोई घटाया। तो इससे पहले जो चंद्रगुप्त था, तो चंद्रगुप्त के टाइम में ये 4 थे, स्टेट्स की संख्या 4 थी, और अशोक के समय में इनकी संख्या 5 हो गई, क्योंकि कलिंग को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो इनकी संख्या 5 हो गई थी। अब इन पांचों में मतलब किस प्रकार से इन्हें बांटा हुआ था, तो सबसे पहला था उदीचे, जिसे उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप ये कहे कि उत्तरी पश्चिम प्रांत। इसमें कौन कौन से आते थे, कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब के भी कुछ इलाके, ये सारे इसमें आते थे, और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दूसरा प्रांत था अवंतीरठ, या फिर आप कह सकते हो अवंती, पश्चिमी प्रांत भी कहा जाता है इसे। इसमें कौन कौन से आते थे, गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना, राजपूताना यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे। ये सारे आते थे, और इनकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा प्रांत कलिंग था, वैसे तो 5वां होना चाहिए, लेकिन चलो तीसरा लिख दिया मैंने। तीसरा प्रांत कलिंग था, जिसको अशोक ने जीतकर अपने साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया था, और इसकी राजधानी तोशली था। आज के समय में जो ओडिशा है ना, वही कलिंग था। चौथा प्रांत था दक्षिणापथ, या फिर दक्षिणी प्रांत। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो विंध्याचल से लेकर दक्षिणी भारत का जितना भी भूभाग था ना, वो सारा इसमें आ जाता है। विंध्याचल मतलब मध्य प्रदेश के बीच में जो ताप्ती नदी और ताप्ती और नर्मदा के आसपास के जो पहाड़ है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल, वो वाला विंध्याचल। तो विंध्याचल से लेके दक्षिण भारत का जितना भी एरिया वो सारा आता था इसमें, और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। 5वां लास्ट प्रांत था इनका प्राच्य, जिसे प्रासी के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कहो कि मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब बीच बीच के जो हो गए, तो इसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार शामिल थे, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन सभी प्रांतों के अपने अपने मुखिया होते थे, जिन्हें कुमार कहा जाता था। कुमार कौन होते थे, ये राजकुमार होते थे। कुमार का पद राजकुमारों को ही दिया जाता था। कभी कभार होता था कि किसी योग्य व्यक्ति को ही मिल जाए, और ये होते थे गवर्नर। तो अशोक के समय में भी, अशोक पहले उज्जैनी का गवर्नर था, मतलब राजकुमार ही था एक तरह से कुमार, और उसके अलावा तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था ये। कभी कभी क्या होता था, ये लोग योग्य व्यक्तियों को यहाँ पे, जैसे राज्यपाल होता है, तो उन्हें यहाँ पे नियुक्त कर देते थे। ये लोग अपनी सेना रखते थे, और जैसे ही राजा को इनकी आवश्यकता होती थी, तो ये लोग अपनी सेना राजा के आदेश पर भेज देते थे। अर्थशास्त्र में राज्यपाल की वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक बताई गई है। कुमार जो कि राजकुमार होते थे, तो इन्हें शासन चलाने में सहायता की आवश्यकता होती थी, तो उनकी सहायता के लिए कई प्रकार के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे, अमात्य नियुक्त किए जाते थे, और केंद्र द्वारा इन पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ये था प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद आता है मंडल और जिला प्रशासन। अब मंडल क्या होते हैं, तो प्रांतों को ना कई हिस्सों में बांटा होता था। मतलब पहले तो स्टेट आ गया आपका, सॉरी पूरी कंट्री आ गई, कंट्री को आगे 5 स्टेट्स में बांटा हुआ है। अब सभी स्टेट्स को आगे कई मंडलों में बांटा हुआ है, और उन्हीं मंडलों को आगे हम देखेंगे कि जिलों में बांटा हुआ है। हमने पीछे अधिकारियों में पढ़ा था ना प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा जो है ना, ये नामक जो अधिकारी है, ये प्रादेशिक अधिकारी होता था, यानी कि ये जो जनपद है इसी का प्रधान होता था ये। यहाँ पे आप ऐसे समझो कि कंट्री को हमने 5 स्टेट्स में डिवाइड किया, और हर स्टेट को मंडलों में डिवाइड किया हुआ है, और हर मंडल को आगे हमने जिलों में डिवाइड किया हुआ है। जिलों को आगे क्या कहा जाता था, आहार या फिर विषय के नाम से जाना जाता था। थोड़ा और इजी करके समझते हैं हम इसे। राष्ट्र से प्रांत बने, प्रांत के अंदर मंडल बनाए, मंडल के अंदर जिले बनाए, और जिले के अंदर स्थानीय बनाए। स्थानीय, एक स्थानीय में 800 ग्राम होते थे, यानी कि 800 गांव होते थे। और ये इस 800 गांव वाला जो स्थानीय है, इसको भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसे द्रोणमुख कहा जाता था, जिसमें 400-400 गांव बांटे होते थे। द्रोणमुख को भी आगे 2 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें कि 200-200 गांव होते थे, और इसे कहा जाता था खारवटिक। तो खारवटिक जो है, इसको भी, इसके जो 200 गांव हो गए, अब 200 गांव के अंदर फिर से इसको 20 संग्रहण के अधीन बांटा जाता था, और हर एक संग्रहण में 10 गांव आते थे। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, मतलब जितने हिस्सों में से डिवाइड किया गया है पूरे कंट्री को, तो ये सभी क्या करते थे, युक्त नामक एक अधिकारी होता था, इससे सहायता लेते थे। क्या करने में, न्याय संबंधी कार्य करने में, कार्यकारी कार्य करने में, या फिर राजस्व संबंधी कार्य करने में। किसका सहारा लेते थे, युक्त का। जो सबसे निचला स्तर है ना संग्रहण, जिसमें 20 गांव होते थे, संग्रहण का जो प्रधान होता था उसे गोप कहा जाता था। ये कार्य से संबंधित रिकॉर्ड रखता था, और इन सभी जगहों पर जो टैक्स कलेक्ट करना होता था वो करता था स्थानिक। तो यही था मंडल और जिले का प्रशासन। इसके बाद गांव का शासन देख लेते हैं हम। तो गांव सबसे निचली इकाई होती है, ठीक है, प्रशासन की, और मौर्य काल में भी सबसे निचली इकाई थी। इसका अधिकारी कौन होता था, तो इसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक भी कहा जाता है, ग्रामीण भी कहा जाता है। आज के समय में हम ग्रामीण उसे कहते हैं जो गाँव में रहता है, लेकिन इस समय में ग्रामीणी
ग्रामीण कहा जाता था गांव के अधिकारी को। इसके लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता था ग्रामीण, ई की मात्रा हटा दी जाती थी, और इसके अलावा भी ग्रामिक भी इसे कहा जाता था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ग्रामिक क्या होते थे? ग्राम सभा के प्रधान होते थे। निर्वाचन भी इनका लोगों द्वारा किया जाता था, गाँव वासियों के द्वारा। गाँव का शासन आधा प्रजातांत्रिक था और आधा राजतांत्रिक। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार प्राचीन भारत में जो गाँव होते थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, क्योंकि केंद्र की जो शक्तियाँ हैं ना, वो गाँव तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी। तो केंद्र में जो राजा है, जितने भी बड़े अधिकारी है, वो गाँव में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो गाँव अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती थी। गाँव को अपना शासन प्रबंध चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। इन सभी व्यवस्थाओं के अलावा कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर अलग तरह से शासन चलाने की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कि नगर। तो नगरों में प्रशासन कैसा होता था? नगर पहले कौन से होते थे ये देख लो। तो मौर्य काल में नगर थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, आपने सभी बड़े बड़े नाम सुने होंगे। तो यही सारे नगर थे, बड़े बड़े नगर होते थे। तो इन सभी का जो शासन प्रबंध है ना, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बताया गया है कि नगराध्यक्ष या फिर नागरक, ये दो, मतलब ये दोनों नाम एक ही है। नगराध्यक्ष या फिर नागरक, ये अधिकारी होते थे, ये नियुक्त किए जाते थे और इन्हीं के अधीन यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती थी। मैगस्थनीज भी बताते हैं कि पाटलिपुत्र में जो नगर व्यवस्था थी वो उसमें 30 प्रकार के व्यक्ति थे, 30 सदस्य होते थे, और इन 30 को आगे 5-5-5 के सदस्य बना के 6 समितियों में बांटा होता था। और ये जितना कुछ भी कार्य है, इस सब की देखरेख जो है वो नागरक नाम के अधिकारी के अधीन ही की जाती थी। नागरक यानी कि नगराध्यक्ष। ये जो 6 समितियाँ हैं, मतलब 30 व्यक्तियों को आगे 5-5 के ग्रुप में बनाया हुआ है और 6 में बांटा हुआ है, तो 6 ग्रुप बनाए हुए हैं। तो ये इसमें सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता था? शिल्पकला समिति। तो शिल्पकला समिति क्या करती थी? शिल्पकला और कारीगरों की देखभाल करती थी राज्य में जो है। इनके अलावा इनकी मजदूरी, इनका काम, ये कौन निर्धारण करेगा, वो इन्हीं का काम होता था। सेकंड नंबर पे आते हैं विदेश समिति। विदेश समिति क्या करते थे? विदेशियों से आने वाले जो सामान है और जाने वाला जो सामान है, इसके बारे में देख रेख रखना। इसके अलावा आवास जो होता था, जो व्यक्ति आ रहा है विदेश से, उसके लिए आवास का प्रबंध करना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना, देश के विभिन्न विभिन्न भागों में उनके लिए मार्गों को सुरक्षित रखना। इनका एक और काम होता था कि किसी विदेशी की भारत में मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति, जो भी वो अपने साथ पैसे या फिर कोई भी हीरे जवाहरात कुछ भी लाया है, तो वो अधिकारियों को सौंपना आगे, या फिर कहें कि उसका अंतिम संस्कार करना। तो ये सारा कार्य किसका होता था? ये विदेशी समिति का कार्य होता था। और इसके अलावा थर्ड आती है हमारे पास जनगणना समिति। तो जनगणना समिति क्या होती थी? जनगणना पर ध्यान रखती थी कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही नगर में जन्म और मरने का जितना भी आंकड़ा होता था वो इनके पास होता था। चौथी समिति थी व्यापार समिति। व्यापार समिति क्या करती है? व्यापार से संबंधित कार्य करती थी। माप तोल वगैरह कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, सामान जो बेच रहा है व्यक्ति तो उसको गलत तरीके से तो नहीं बेच रहा है, या फिर खरीदने वाले को ज़्यादा लूटा तो नहीं जा रहा है। ये तो एक ही बात हो गई। मतलब जो तोलने वाला खटकरा होता है उसकी सही मापतोल की जा रही है, उसका सही नियंत्रण रखा जा रहा है उस पर। इसके अलावा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय व्यापारी और दुकानदार जो थे वो राज्य द्वारा मुद्रांकित जो खटकरे होते हैं उसी का प्रयोग करते थे। एक से ज़्यादा चीज़ों का व्यापार करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा कर लिया जाता था। पांचवी समिति थी उद्योग समिति। उद्योग से संबंधित जितनी भी वस्तुओं का जो निरीक्षण है वो इसी समिति द्वारा किया जाता था। उत्पादन का प्रकार में कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है, उस पर निगरानी रखना इनका काम होता था। ये समिति पुरानी और नई वस्तुओं की मिलावट की अभी देख रेख करती थी। छठी और आखिरी समिति थी कर समिति। इनका काम क्या होता है? वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है वो वसूलना। जो भी व्यक्ति सेल्स टैक्स जो होता है, क्या बोलते हैं, बिक्री कर, तो बिक्री कर की अगर चोरी करता था ना तो उसे दंड दिया जाता था, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाती थी इनके द्वारा। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन कैसा था? काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि का था मौर्य काल का। क्यों? क्योंकि इस समय ना काफ़ी ज़्यादा न्यायालय बन चुके थे। न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, जिसका निर्णय अंतिम माना जाता था और सर्वमान्य होता था। सबसे छोटा न्यायालय गांव का होता था। गांव का न्याय ग्रामीण के हाथ में होता था, और ग्रामीण क्या करता था? ग्राम सभा के सभी सदस्यों की सहायता से निर्णय लेता था। ग्राम के न्यायालय के ऊपर संग्रहण का न्यायालय होता था, संग्रहण के ऊपर द्रोणमुख, द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय, स्थानीय के ऊपर जनपद, और जनपद के ऊपर पाटलिपुत्र का न्यायालय होता था, और पाटलिपुत्र के ऊपर सबसे बड़ा न्यायालय जो राजा का न्यायालय होता था। ये सभी न्यायालय जो गांव से लेकर राजा तक पहुंचते हैं ना, ये जितने भी न्यायालय हैं इन्हें आगे दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक धर्मस्थायी होते थे और एक कंटक शोधन होते थे। तो धर्मस्थायी कौन से होते थे? जिसमें कि धर्मस्थ इसका अध्यक्ष होता था, इसे अमात्य भी कहा जाता है। ये क्या करते थे कि जो कोई भी चोरी हो गई, विवाह से संबंधित है या फिर कोई मोक्ष से संबंधित है, उत्तराधिकारी, कोई खेत से संबंधित है, ऋण, सिंचाई के पानी, चरागाह, या फिर कोई क्रय विक्रय है ना, किसी भी चीज़ की हानि वस्तु की हो गई, तो वो सारे मामले धर्मस्थायी में निपटाए जाते थे। इसके अलावा फौजदारी मामले जो होते हैं वो कंटक शोधन में
सुलझाए जाते थे। इसके बाद आता है मौर्यों का दंड विधान। दंड विधान मौर्यों का काफ़ी ज़्यादा कठोर था। सामान्य अपराधों के लिए तो जुर्माना लगा दिया जाता था, आर्थिक जुर्माना जो होता था। इसके अतिरिक्त कोड़े भी मारे जाते थे, उसका अंग भंग कर दिया जाता था, मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। यहाँ पे ना एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। आपने अगर किसी को जिस प्रकार से नुकसान पहुँचाया ना, आपको भी सेम उसी प्रकार से नुकसान पहुँचाया जाएगा। चोरी, डाकू, हत्या, बलात्कार, फिर चाहे राजद्रोही क्यों ना हो, इसके लिए आपको मृत्यु दंड दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था क्योंकि ब्रह्म हत्या करना पाप समझा जाता था। तो ब्राह्मणों को मृत्यु दंड के सिवाय सामाजिक बहिष्कार किया जाता था उनका, या फिर कोयले की खदानें होती थी, वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, उनसे जुर्माना लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों से करवाई जाती थी। वैद्य और हकीमों को भी इलाज में लापरवाही करने के लिए जुर्माना लगाया जाता था। स्वयं को दोषमुक्त करने के लिए, या फिर ये कहें कि स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए अपराधियों को जल, अग्नि या फिर विष आदि जैसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो असंभव ही है। अब अगर कोई अग्नि में हाथ डालेगा तो अवश्य ही जलेगा, पानी में जाएगा तो डूबेगा ही, या फिर विष पिएगा तो मरना तो तय ही है। तो इन सभी कठोर दंडों की वजह से अपराध काफ़ी ज़्यादा कम होते थे, बहुत ही कम संख्या में होते थे। मेगस्थनीज लिखते हैं कि अपने घरों की लोग चिंता बिल्कुल नहीं करते थे। और पाटलिपुत्र में सबसे बड़ी चोरी अगर कोई हुई थी ना, तो वो हुई थी सिर्फ 8 पण की। 8 पण यानी कि एक घड़े की कीमत जितने। इसके अलावा राजा अपने जन्मदिन के अवसर पर, या फिर राज्याभिषेक हो रहा है, या फिर कोई भी बड़ा उत्सव है ना, तो उस दिन वो कैदियों को रिहा करता था। बस यही उनके लिए एक अच्छी खबर होती थी। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध में देखा जाए तो चंद्रगुप्त के समय में कौटिल्य बताते हैं कि राजकोष को पूर्ण भरने के लिए क्या किया जाता था। खेती पर कर लगाया जाता था, भूमि कर लगाया जाता था। और ये कितना होता था? भूमि कर होता था लगभग एक उपज का छठा भाग, या फिर कभी कभार आधा भी होता था। ये कुछ किसान भूमि के स्वयं भी मालिक होते थे, तो उनसे भी कर लिया जाता था। और राजकीय भूमि से लिया गया कर ना सीता कर कहलाता था, मतलब सीता कहा जाता था उसे। उससे प्राप्त आय को भी सीता आय कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त ने कृषि की उन्नति के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया इसके बदले में। और अपने अध्यक्ष जो होते थे उन्हें बोला कि आप भूमि की कृषि और पैमाइश की देखरेख कीजिए। मैगस्थनीज भी बताते हैं कि कृषकों का बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था। अगर कहीं युद्ध लग रहा है तो युद्ध के समय कोशिश की जाती थी कि फसलों को नष्ट ना किया जाए, उसे जलाया ना जाए, उसके ऊपर से कुचल के उसको कुचल ना दिया जाए, उसके ऊपर से चला ना जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाती थी कृषकों के खेतों को। सिंचाई व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वित्तीय व्यवस्था में, वित्तीय प्रबंध में इनकी राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। और भूमि कर की वजह से इनकी आय तो अच्छी खासी हो गई, और व्यय भी इनका अच्छा खासा हो रहा था, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा किसानों को सहूलियत भी दे रहे थे। अर्थशास्त्र में हमें 21 प्रकार के और भी अन्य करों का वर्णन मिलता है। और 21 प्रकार के और कौन से? जैसे कि आप फल उगा रहे हो, सब्जी उगा रहे हो, उसको बेच रहे हो। चुंगी कर होता है जो टोल टैक्स कहते हैं जिसे हम। और भी शुल्क होते थे व्यापारियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चुंगी कर लगाया जाता था, वो अलग होता था। सड़कों घाटों पर रुकने के लिए, मेला लगाने के लिए, तो कई प्रकार के चुंगी कर होते थे। चुंगी कर नहीं, कर होते थे। और लाइसेंस का शुल्क भी होता था। इसके अलावा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। शराब और नमक जो बनाने वाले होते हैं इन पर भी कर लगाए जाते थे। शिल्पकारों पर कर लगाया जाता था। कसाईयों पर कर लगाया जाता था। घी तेल जो बेचने वाले हैं व्यापारी, उन पर भी कर लगाया जाता था। तो जुआरी जो होते थे, जुआ खेलते हैं, इन पर भी। जुलाहे जो होते हैं उन पर भी। वैश्या, जो वैश्या बाजारें होते थे ना उस समय की, उन पर भी कर लगाया जाता था। ये भी प्रमुख आय का एक साधन था। तो इन सभी से कर लगाया जाता था। और इस प्रकार शहरों में होने वाली जो आय थी ना, उसे दुर्ग कहा जाता था। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पुलिस एवं गुप्तचर प्रबंध। पुलिस और गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, राजकीय कार्य जो है वो उन्हें सुगमता से चलाया जा सके। मौर्य काल में इन कर्मचारियों को रक्षित कहा जाता था। और चंद्रगुप्त के समय में ये चारों तरफ फैले हुए थे साम्राज्य में। गुप्तचर विभाग में स्त्री और पुरुष दोनों को रखा जाता था। केवल वफादार परिवार के संबंधी लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था। वफादार के साथ साथ उनमें और भी कुछ चीज़ें देखी जाती थी, जैसे कि उनका व्यक्तित्व देखा जाता था, उनके सगे संबंधियों को देखा जाता था, वो चतुर है कि नहीं इसको देखा जाता था। और वो वेश जो बदल सकते हैं, वेशभूषा अपनी बदल सकते हैं, अपने पूरे हुलिये को बदल के किसी अन्य लोगों के बीच में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा भाषा की कला उन्हें आनी चाहिए, इसका ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये सारी गुप्तचर बनने के लिए एक योग्यताएं थी। स्त्री गुप्तचरों में दासियां होती थी, भिक्षुणियां होती थी, वैश्याएं होती थी। ये राज्य के सभी जो ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी होते थे ना, उन पर नियंत्रण रखने के उन पर नज़र रखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। और जितने भी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी गतिविधियों पर भी ये लोग ध्यान रखते थे। आम जनता की भावनाओं को भी ये लोग राजा तक पहुंचाते थे। विदेशी घटनाओं के बारे में भी यही लोग जानकारी देते थे।
इन गुप्तचरों पर ध्यान रखने के लिए एक और गुप्तचर विभाग बनाया गया था, मतलब गुप्तचरों पर भी निगरानी रखने के लिए एक और गुप्तचर रखे गए थे और इस प्रकार से इसे दोहरी गुप्तचर व्यवस्था कहा गया। इन गुप्तचर यानी कि जासूसों के विभाग के प्रधान को महामात्र परसप कहा गया। गुप्तचर भी दो प्रकार के होते थे, एक होते थे संस्था श्रेणी जो एक ही स्थान पर रहकर जासूसी करते थे और दूसरे होते थे जो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर घूम घूम कर अपराधों का पता लगाते थे। बी ए स्मिथ का कहना है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही थी, मतलब इसकी तुलना हम आधुनिक जर्मनी की जो व्यवस्था है ना इसके साथ की जा सकती है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज हमने जाना। अब मौर्यों से संबंधित हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचे हैं, एक तो अशोक का धम्म और दूसरा मौर्यों के पतन के क्या कारण थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।